फिट फैक्ट्स विद अनमोल में स्वागत। आज हम एक ऐसे पोषक तत्व की बात करने वाले हैं जिसके बारे में ना बढ़ती उम्र में सेहत को लेकर काफी भ्रम सा है। प्रोटीन। अक्सर लगता है कि बुजुर्गों को शायद कम खाना चाहिए, लेकिन प्रोटीन के मामले में विज्ञान कुछ और ही कहानी कह रहा है। आज की बातचीत शायद उम्र बढ़ने के साथ प्रोटीन की भूमिका पर सबकी सोच बदल दे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब जानते हैं कि आजकल लोग पहले से ज्यादा जी रहे हैं, है ना। पिछले 200 सालों में जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये बढ़े हुए साल अच्छी सेहत और जिंदादिली के साथ बीत रहे हैं या बस किसी तरह कट रहे हैं? यही यही सबसे बड़ी चुनौती है। सिर्फ ज्यादा साल जीना काफी नहीं है, उन सालों में जीवन होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। वैज्ञानिक इसे कहते हैं स्वस्थ उम्र बढ़ने का फिनोटाइप। अच्छा। इसका मतलब है कि शरीर की जो मेटाबॉलिक, हार्मोनल, न्यूरोलॉजिकल प्रणालियां हैं, वो उम्र बढ़ने के बावजूद अच्छे से काम करती रहें। वरना सोचिए, 90 साल जीने का क्या मतलब अगर आखिरी 20 साल कमजोरी, बीमारियों और दूसरों पर निर्भरता में गुजरें? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर शायद प्रोटीन की भूमिका सामने आती है। शायद एक ऐसे सुपर हीरो की तरह जिसके बारे में हम ज्यादा जानते ही नहीं। लेकिन यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा और विवादास्पद भी हो जाता है। जो प्रोटीन की मौजूदा सिफारिशें हैं, जिन्हें आरडीए कहते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, वो कितनी पुरानी है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आप चौंक जाएंगे सुनकर। हाँ। ये सिफारिशें जो कहती हैं कि शरीर के हर किलोग्राम वजन के लिए 0.8 ग्राम प्रोटीन काफी है, ये 1943 के एक शोध पर आधारित हैं। क्या 1943? हाँ, 1943। और सुनिए, उस शोध में ज्यादातर कौन थे? कॉलेज जाने वाले नौजवान पुरुष। बुजुर्गों की जरूरतें क्या हैं, इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया गया था। 1943 द्वितीय विश्व युद्ध के समय की रिसर्च, उसके आधार पर आज भी सलाह दी जा रही है। ये तो अविश्वसनीय लगता है। और समझने वाली बात यह कि ये जो 0.8 ग्राम वाली सिफारिश है ना, ये सिर्फ प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां जैसे कुपोषण, उनको रोकने के लिए तय की गई थी, ना कि अच्छी सेहत या मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए। अच्छा। ऑप्टिमाइज करने के लिए नहीं। ये ऐसा है जैसे कार को बस स्टार्ट होने लायक बनाने के लिए डिजाइन करना, न कि उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। ये न्यूनतम जरूरत है, आदर्श नहीं। तो क्या हाल के वर्षों में इस पर कोई नया शोध हुआ है? कोई ऐसी तकनीक जिससे पता चले कि असल में बुजुर्गों को कितने प्रोटीन की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल। हाल के अध्ययनों में कहीं ज्यादा उन्नत तकनीक इस्तेमाल हुई है। उसे कहते हैं इंडिकेटर अमीनो एसिड ऑक्सीडेशन या IAO। IAO, हाँ। पुरानी जो नाइट्रोजन संतुलन तकनीक थी, वो सिर्फ ये देखती थी कि शरीर में कितना नाइट्रोजन आया और कितना गया। लेकिन ये IAO तकनीक ज्यादा सटीक रूप से मापती है कि शरीर असल में कितना प्रोटीन इस्तेमाल कर पा रहा है। अच्छा, तो इस नई बेहतर तकनीक से क्या पता चला? नतीजे क्या रहे? नतीजे चौंकाने वाले थे। इन IAO अध्ययनों से साफ पता चला कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मौजूदा RDA यानी वो 0.8 ग्राम किलोग्राम से कहीं ज्यादा प्रोटीन चाहिए। कितना ज्यादा? लगभग 30 से 40% ज्यादा। 30 से 40%? हाँ, पुरुषों के लिए ये जरूरत करीब 1.24 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का वजन रोजाना पाई गई, और महिलाओं के लिए लगभग 1.29 ग्राम प्रति किलोग्राम। बाप रे, 30 से 40% ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। अगर किसी 70 किलो के बुजुर्ग को पुरानी सिफारिश के हिसाब से सिर्फ 56 ग्राम प्रोटीन लेने को कहा जा रहा था, तो असल में उन्हें शायद 87 से 90 ग्राम की जरूरत है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही हिसाब लगाया है। ये सिर्फ थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, ये लगभग 1.5 गुना ज्यादा प्रोटीन है जिसकी जरूरत है। और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ वो जो धारणा है कि जरूरतें कम होती हैं, वो प्रोटीन के मामले में सही नहीं है। मांसपेशियां बनाए रखने के लिए जरूरत बढ़ जाती है। तो अगर बुजुर्गों को इतना प्रोटीन नहीं मिलता जितनी उन्हें जरूरत है, तो फिर क्या होता है? आपने मांसपेशियों का जिक्र किया। हाँ, तब एक गंभीर स्थिति पैदा होती है जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं। सार्कोपीनिया। जी, ये उम्र के साथ मांसपेशियों और शारीरिक ताकत का धीरे धीरे कम होना है। ये सिर्फ दुबला दिखना नहीं है, ये बहुत गंभीर है। अनुमान है कि 75-80 साल की उम्र तक व्यक्ति अपनी युवावस्था की तुलना में 50% तक लीन बॉडी मास यानी मुख्य रूप से मांसपेशियां खो सकता है। 50%? 50%। ये तो बहुत ही ज्यादा है। इसका रोजमर्रा के कामों में कितनी दिक्कत आती होगी? बहुत ज्यादा। सोचिए, कोई जार का ढक्कन खोलने में मुश्किल होना। हाँ।
कुर्सी से उठने में जोर धरना, सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलना, संतुलन बिगड़ना और गिरने का खतरा बढ़ जाना। मांसपेशियों की ये हानि सिर्फ कमजोरी नहीं लाती, ये सीधे तौर पर बीमारियों के बढ़ते खतरे और यहां तक कि मृत्यु दर से भी जुड़ी है। गिरने से फ्रैक्चर होते हैं, लोग बिस्तर पर पड़ जाते हैं और फिर सेहत लगातार गिरती जाती है। एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। उफ, ये तो काफी डरावना लगता है। लेकिन क्या ये होना तय है? मतलब क्या इसे रोका या कम किया जा सकता है? यही अच्छी खबर है। अच्छा। ये अनिवार्य नहीं है। शोध साफ दिखाते हैं कि जो बुजुर्ग पर्याप्त मात्रा में यानी ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, वे समय के साथ अपनी मांसपेशियों को काफी बेहतर तरीके से बनाए रखते हैं। एक 3 साल तक चला अध्ययन था जिसमें देखा गया कि जिन लोगों ने कम प्रोटीन लिया उनकी मांसपेशियां काफी घट गईं, जबकि जिन्होंने जरूरत के हिसाब से मतलब लगभग 1.2 ग्राम किलोग्राम प्रोटीन लिया, उन्होंने अपनी मांसपेशियों को बनाए रखा। वाह, तो मतलब सही मात्रा में प्रोटीन लेकर सार्कोपीनिया के असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ठीक है, तो जरूरत ज्यादा है, ये तो साफ हो गया। लेकिन क्या सिर्फ ज्यादा प्रोटीन खाना काफी है, या ये भी मायने रखता है कि वो प्रोटीन कैसा है? क्या हर तरह का प्रोटीन एक जैसा होता है? ये बहुत बहुत अहम सवाल है। जी नहीं, सभी प्रोटीन एक जैसे नहीं होते। प्रोटीन की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी बहुत मायने रखती है। गुणवत्ता मतलब? गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें जरूरी अमीनो एसिड, वो जो शरीर खुद नहीं बना सकता, वो पूरे हैं या नहीं, वो कितनी आसानी से पचता है और शरीर उसे कितना इस्तेमाल कर पाता है। मतलब उसकी जैव उपलब्धता या बायो अवेलेबिलिटी कैसी है। और इसे मापने का कोई तरीका है, कोई स्कोरिंग वगैरह? हाँ, एक मुख्य तरीका है PDCAS स्कोर, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। PDCAS। जी, ये स्कोर 0 से 1.0 तक होता है और 1.0 सबसे अच्छी गुणवत्ता दिखाता है। ये स्कोर बताता है कि प्रोटीन कितना पचने योग्य है और उसमें जरूरी अमीनो एसिड कितने पूरे हैं। तो इस स्कोर के हिसाब से कौन से प्रोटीन बेहतर होते हैं, मतलब टॉप पर कौन है? आमतौर पर पशुओं से मिलने वाले प्रोटीन जैसे दूध, अंडे, मांस, मछली, इनका PDCAS स्कोर पौधों से मिलने वाले प्रोटीन से बेहतर होता है। उदाहरण के लिए अंडे और दूध का स्कोर 1.00 होता है। परफेक्ट। ओके। बीफ का 0.92 है। अब इनके तुलना में मूंगफली का सिर्फ 0.52 है, राजमा या काले चने का 0.75 और गेहूं के ग्लूटेन का तो सिर्फ 0.25 है। अच्छा, तो पशु प्रोटीन ज्यादा संपूर्ण होते हैं, एक तरह से उनमें सारे जरूरी हिस्से होते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जो लोग शाकाहारी हैं या वीगन हैं, उनके लिए मुश्किल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा ध्यान ज्यादा देना होता है। कुछ पौधे आधारित प्रोटीन भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे सोया प्रोटीन, उसका PDCAS स्कोर भी 1.00 है। हाँ, सोया का तो सुना है। हाँ, और दालों और अनाज को मिलाकर खाने से भी अमीनो एसिड प्रोफाइल बेहतर हो जाता है। लेकिन हाँ, बुजुर्गों के लिए जिनकी भूख अक्सर कम हो जाती है और वो कम मात्रा में खाते हैं, उनके लिए हर निवाले से ज्यादा पोषण मिलना जरूरी हो जाता है। सही बात है। इसलिए उच्च गुणवत्ता वाले संपूर्ण प्रोटीन चुनना उनके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्हें कम खाने में ही ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। ये बात समझ में आती है। चलिए कुछ ऐसे खास प्रोटीन स्रोतों पर बात करते हैं जो बुजुर्गों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकते हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया, पशु प्रोटीन अक्सर बेहतर होते हैं, तो क्या दूध, अंडे और समुद्री भोजन इसमें सबसे ऊपर आते हैं? हाँ, ये तीनों ही बेहतरीन विकल्प हैं। पहले दूध और डेयरी उत्पादों की बात करते हैं। दूध को प्रकृति का फंक्शनल फूड कहा जा सकता है। फंक्शनल फूड? हाँ, मतलब ऐसा खाना जो बेसिक पोषण के अलावा सेहत और अतिरिक्त लाभ दे। इसमें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही ये कैल्शियम, विटामिन डी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए जैसे कई पोषक तत्वों का खजाना है, जिनकी अक्सर बुजुर्गों में कमी पाई जाती है। और क्या दूध में सिर्फ यही पोषक तत्व होते हैं या कुछ और भी खास है? इसमें बायोएक्टिव यौगिक भी होते हैं, जैसे वे प्रोटीन। ये पेट भरने का एहसास दिलाता है, जिससे भूख कंट्रोल में रहती है और ये शरीर में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पर भी अच्छा असर डालता है। अच्छा। एक और दिलचस्प बात यह है कि अध्ययनों में पाया गया है कि जो बुजुर्ग ज्यादा डेयरी उत्पाद लेते हैं, उनके दिमाग में सेरेब्रल ग्लूटाथियोन का स्तर ज्यादा होता है। ग्लूटाथियोन? हाँ, ग्लूटाथियोन एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो दिमाग को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है, जो उम्र बढ़ने के साथ बढ़ता है। वाह, ये तो काफी प्रभावशाली है।
दिमाग के लिए भी अच्छा। अब अंडों के बारे में बात करते हैं। सालों तक, मतलब दशकों तक, इन्हें कोलेस्ट्रॉल की वजह से बदनाम किया गया। क्या वो डर सही था? ये एक बहुत बड़ा मिथक था और ये काफी हद तक अब टूट चुका है। 1,18,000 से ज्यादा लोगों पर हुए बड़े अध्ययनों से साफ हुआ है कि स्वस्थ लोगों में रोजाना एक अंडा खाने से दिल की बीमारी का खतरा नहीं बढ़ता। अच्छा। बल्कि अंडे तो प्रोटीन गुणवत्ता का गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते हैं। उनका PDCAS स्कोर 1.0 है, जैसा हमने बात की। और प्रोटीन के अलावा अंडे में और क्या खास है बुजुर्गों के लिए? आंखों वगैरह के लिए कुछ? बिल्कुल। अंडों में ल्यूटीन और ज़ैक्सैंथिन नाम के पोषक तत्व भरपूर होते हैं। ये आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं और उम्र के साथ होने वाली मैक्युलर डिजेनरेशन AMD जैसी बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। हाँ, AMD तो काफी कॉमन है। जी, इससे अक्सर बुजुर्गों की नज़र कमज़ोर हो जाती है, तो अंडे इसमें मदद कर सकते हैं। साथ ही अंडे उन कुछ गिने चुने खाद्य पदार्थों में से हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से विटामिन D पाया जाता है, जिसकी कमी भी बुजुर्गों में आम है। बहुत बढ़िया, अंडे तो वाकई पावर हाउस है। और तीसरा, आपने समुद्री भोजन सी फूड का जिक्र किया था। हफ्ते में लगभग 8 ऑंस यानी करीब 225 ग्राम खाने की सलाह क्यों दी जाती है? समुद्री भोजन, खासकर जो तैलीय मछलियां होती हैं जैसे सैल्मन, मैकरेल, सार्डीन, ये उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का तो स्रोत हैं ही, साथ ही ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, DHA और EPA से भरपूर होती हैं। ओमेगा 3, हाँ, इनके बारे में सुना तो बहुत है, खासकर दिल के लिए फायदेमंद बताते हैं। क्या ये बुजुर्गों के दिमाग के लिए भी उतने ही अच्छे हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ दिल के लिए ही नहीं, दिमाग के कामकाज के लिए भी बहुत जरूरी हैं। शोध बताते हैं कि ओमेगा 3 बुजुर्गों में संज्ञानात्मक गिरावट, यानी सोचने समझने की क्षमता में कमी, उसको धीमा करने में मदद कर सकते हैं। सच में? हाँ, एक बहुत दिलचस्प अध्ययन हुआ था। उसमें 55 साल और उससे ज्यादा उम्र के 1500 से ज्यादा लोगों पर 5 साल तक नजर रखी गई। नतीजा, जो लोग ज्यादा मछली खाते थे उनमें याददाश्त बेहतर पाई गई और सोचने समझने की क्षमता में गिरावट भी धीमी गति से हुई, खासकर 65 साल से ज्यादा उम्र वालों में। ये तो कमाल है, मतलब दिमाग को तेज रखने में भी मदद। तो दूध, अंडे, मछली, ये तीनों ही उम्र बढ़ने के साथ सेहत बनाए रखने में काफी मददगार लगते हैं। अब एक और चीज जो अक्सर स्वस्थ जीवन शैली से जोड़ी जाती है, भूमध्य सागरीय आहार यानी मेडिटेरेनियन डाइट। इसका प्रोटीन से कोई कनेक्शन है? हाँ, बहुत गहरा कनेक्शन है। भूमध्य सागरीय आहार पर अनगिनत अध्ययन हुए हैं और लगातार ये पाया गया है कि ये स्वस्थ उम्र बढ़ने में मदद करता है। लेकिन अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि पारंपरिक भूमध्य सागरीय आहार कोई कम प्रोटीन वाला आहार नहीं था और ना ही ये पूरी तरह शाकाहारी था। अच्छा, मुझे लगा था इसमें ज्यादातर पौधे आधारित चीजें होती हैं। पौधे आधारित चीजें भरपूर होती हैं। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, फलियां, मेवे, जैतून का तेल, ये सब तो था ही, लेकिन साथ में मछली और समुद्री भोजन नियमित रूप से खाए जाते थे। अंडे और डेयरी उत्पाद जैसे पनीर और दही, वो भी मध्यम मात्रा में शामिल थे। हाँ? रेड मीट कम खाया जाता था, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं था। ओह, अच्छा। तो मुख्य बात संतुलन और गुणवत्ता थी, किसी चीज को पूरी तरह हटाना नहीं। इसमें पशु प्रोटीन भी ठीक ठाक मात्रा में शामिल थे, खासकर मछली और डेयरी से। मतलब ये आहार अपने आप में प्रोटीन की गुणवत्ता और संतुलन का एक अच्छा उदाहरण है। और इसके सेहत पर असर तो जबरदस्त पाए गए हैं। बिल्कुल, हृदय स्वास्थ्य, बेहतर दिमागी कामकाज, यहाँ तक कि टेलोमियर की लंबाई पर भी सकारात्मक असर देखा गया है। टेलोमियर वो क्या होते हैं? टेलोमियर हमारे गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स के सिरों पर सुरक्षा कवच की तरह होते हैं। उनकी लंबाई कोशिका की उम्र से जुड़ी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये छोटे होते जाते हैं। भूमध्य सागरीय आहार अपनाने वालों में ये टेलोमियर ज्यादा लंबे पाए गए, जो धीमी जैविक उम्र बढ़ने का संकेत हो सकता है। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। ये सारी जानकारी बहुत उपयोगी है, लेकिन अब सवाल उठता है कि इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। मान लीजिए कोई 65 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति है, वजन 70 किलो है, उसे क्या करना चाहिए? स्टेप्स क्या होंगे? हाँ बिल्कुल, सबसे पहला कदम है अपनी असली प्रोटीन जरूरत को समझना। जैसा हमने चर्चा की, वो 0.8 ग्राम किग्रा वाला आंकड़ा भूल जाइए। उनके लिए लक्ष्य होना चाहिए 1.2 से 1.3 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का वजन। ओके। तो 70 किलो के व्यक्ति के लिए ये हुआ लगभग 84 से 91 ग्राम प्रोटीन रोजाना। 84 से 91 ग्राम,
ठीक है। ये पुरानी सिफारिश 56 ग्राम से काफी ज्यादा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जरूरत पता चल गई। अब इसे पूरा कैसे करें? क्या रात के खाने में ज्यादा प्रोटीन खा लेना काफी है? नहीं, ये एक आम गलती है। शोध बताते हैं कि बुजुर्गों को प्रोटीन का सेवन पूरे दिन में बांटकर करने से ज्यादा फायदा होता है, खासकर मांसपेशियों के निर्माण और रखरखाव के लिए। अच्छा, एक बार में ज्यादा खाने से बेहतर है कि थोड़ा-थोड़ा करके खाएं? बिल्कुल। एक बार में बहुत सारा प्रोटीन खाने से शायद शरीर उसे पूरी तरह इस्तेमाल ना कर पाए। बेहतर है कि हर मुख्य भोजन, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना में प्रोटीन शामिल हो। लक्ष्य रखें कि हर भोजन में कम से कम 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिले। हर भोजन में 25-30 ग्राम? ये कैसे संभव होगा? कुछ आसान उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे नाश्ते में 3 अंडों का आमलेट, शायद थोड़ा पनीर डालकर, इसमें आराम से 25-30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। या फिर ग्रीक योगर्ट का एक बड़ा कटोरा ले लें, उसमें कुछ मेवे और बीज डाल लें, उसमें भी 20-25 ग्राम मिल सकता है। ओके। और लंच डिनर? दोपहर के खाने में दाल और चावल के साथ एक कटोरी दही ले सकते हैं, या चिकन या मछली का एक सामान्य टुकड़ा लगभग 100 ग्राम खा सकते हैं। उसमें 30-35 ग्राम तक प्रोटीन होता है। रात के खाने में टोफू या पनीर की सब्जी रोटी के साथ, या फिर सैल्मन मछली का एक टुकड़ा। ठीक है। कहने का मतलब है कि हर भोजन में एक अच्छा प्रोटीन स्रोत शामिल करने की योजना बनानी होगी। और गुणवत्ता पे ध्यान देना होगा, जैसा आपने पहले बताया था। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। हर भोजन में कम से कम एक उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन स्रोत शामिल करने की कोशिश करें। और जैसा हमने चर्चा की, स्वस्थ पशु उत्पादों से डरने की जरूरत नहीं है। विज्ञान साफ तौर पे दिखाता है कि बुजुर्गों के लिए अंडे, डेयरी और मछली का संतुलित मात्रा में सेवन करना किसी काल्पनिक खतरे से कहीं ज्यादा स्वास्थ्य लाभ देता है। लेकिन कुछ चिंताएं हैं जो लोगों के मन में आती हैं जब ज्यादा प्रोटीन की बात होती है। जैसे एक आम डर है कि क्या इससे गुर्दों पर बुरा असर पड़ता है? हाँ, ये चिंता अक्सर सुनने में आती है और ये जायज भी है। लेकिन यहां समझना जरूरी है, गुर्दे के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता है वो मुख्य रूप से उन लोगों के लिए सही है जिन्हें पहले से ही गुर्दे की कोई बीमारी है। अच्छा। स्वस्थ बुजुर्गों में जरूरत के अनुसार ज्यादा प्रोटीन लेने से, यानी 1.2-1.3 ग्राम पर किलो तक, गुर्दे खराब होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। स्वस्थ गुर्दे से संभाल सकते हैं। ठीक है, ये जानना जरूरी था। और दूसरा डर, कैंसर के खतरे का क्या? खासकर रेड मीट को लेकर काफी बातें होती हैं। यहाँ भी संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जो अध्ययन कैंसर का खतरा बढ़ावा दिखाते हैं वो ज्यादातर प्रोसेस्ड मीट से जुड़े होते हैं। प्रोसेस्ड मीट मतलब बेकन, सॉसेज, सलामी, हॉट डॉग्स, डेली मीट वगैरह, जिनमें प्रिजर्वेटिव्स और सोडियम ज्यादा होता है। ताजे लीन मीट यानी बिना चर्बी वाला मांस, खासकर जब उन्हें सही तरीके से पकाया जाता है, जैसे ग्रिल्ड, बेक्ड, स्ट्यूड, ना कि जला हुआ या बहुत ज्यादा तला हुआ, उनमें वैसा खतरा नहीं देखा गया है। भूमध्य सागरीय आहार में भी कम मात्रा में ताज़ा मीट शामिल होता है। तो मुख्य बात मात्रा, प्रकार और प्रोसेसिंग है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। बहुत से लोग इसी डर से प्रोटीन कम कर देते हैं। अब एक और पहलू है जिसके बारे में शायद कम बात होती है, खाने का सामाजिक और मानसिक पक्ष, खासकर बुजुर्गों में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाना सिर्फ पेट भरना नहीं है ना? भोजन हमारी संस्कृति, हमारे रिश्तों और हमारी खुशी से जुड़ा है। कई बुजुर्ग अकेले रहते हैं और अक्सर अकेले ही खाना खाते हैं। हाँ, ये तो होता है। से कई बार खाने की इच्छा कम हो जाती है, भोजन का सेवन घट जाता है और पोषण की कमी हो सकती है। अकेलापन भी भूख मार देता है। तो क्या सामाजिक जुड़ाव का पोषण पर असर पड़ता है? बिल्कुल। अध्ययनों से पता चला है कि जो बुजुर्ग सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं, दोस्तों या परिवार के साथ खाते हैं और अपने भोजन का आनंद लेते हैं, उनकी पोषण स्थिति और स्वास्थ्य के नतीजे बेहतर होते हैं। अच्छा। इसलिए सिर्फ पोषक तत्वों की गिनती ही नहीं, बल्कि भोजन से मिलने वाली खुशी, स्वाद और सामाजिक जुड़ाव पर भी ध्यान देना जरूरी है। और मानसिकता का भी कोई रोल है? जैसे उम्र बढ़ने को लेकर हमारा नजरिया कैसा है? क्या ये हमारे खाने की आदतों को प्रभावित करता है? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। शोध ने एक चीज पहचानी है जिसे कहते हैं भविष्य का समय परिप्रेक्ष्य, यानी फ्यूचर टाइम पर्सपेक्टिव। भविष्य का समय परिप्रेक्ष्य, ये क्या है? इसका मतलब है कि हम अपने आने वाले कल के बारे में कैसा सोचते हैं, हमारा नजरिया क्या है। और ये खाने से कैसे जुड़ा है? जो बुजुर्ग अपने भविष्य को लेकर सकारात्मक होते हैं, मतलब जिन्हें लगता है कि आने वाले समय में भी वे स्वस्थ और सक्रिय रह सकते हैं, वे अक्सर सेहतमंद खाने के विकल्प चुनते हैं। वे सोचते हैं कि आज का अच्छा खाना कल काम आएगा। इसके विपरीत जो लोग अपने भविष्य को लेकर निराश या नकारात्मक होते हैं, वे अक्सर तात्कालिक आराम या स्वाद के आधार पर खाने का चुनाव करते हैं, भले ही वो सेहत के लिए अच्छा ना हो।
वे सोचते हैं अब क्या फर्क पड़ता है। वाह, मतलब हमारी सोच सीधे तौर पर हमारे खान-पान को और फिर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ये तो एक चक्र जैसा है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि इस चक्र को सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। उम्र बढ़ने को लेकर एक सकारात्मक नजरिया अपनाना, भविष्य के लिए छोटे छोटे लक्ष्य रखना, ये सब बेहतर पोषण और बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जा सकते हैं। ये सारी बातें सुनकर तो लगता है कि प्रोटीन के बारे में हमारी समझ काफी अधूरी थी, खासकर उम्र बढ़ने के संदर्भ में। अगर हम आज की पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटना चाहें तो वो क्या होंगे, मतलब टेक अवे मैसेजेस? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बातें हैं जो हर किसी को ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, पुरानी प्रोटीन सिफारिशें 0.8 ग्राम पर किलोग्राम अपर्याप्त हैं। बुजुर्गों को इससे 30-40% ज्यादा प्रोटीन की जरूरत हो सकती है, यानी लगभग 1.2 से 1.3 ग्राम पर किलोग्राम। ठीक है। दूसरा, गुणवत्ता सर्वोपरि है। सिर्फ मात्रा नहीं, प्रोटीन कैसा है ये भी देखें। पशु प्रोटीन अक्सर ज्यादा संपूर्ण और आसानी से पचने वाले होते हैं, हालांकि अच्छे पौधे आधारित विकल्प भी मौजूद हैं। तीसरा, डरे नहीं। अंडे, डेयरी, मछली विज्ञान इनके संतुलित सेवन का समर्थन करता है और ये बुजुर्गों के लिए बेहद फायदेमंद है। सही। चौथा, समय का महत्व। प्रोटीन को पूरे दिन में बांटकर खाएं। हर मुख्य भोजन में 25-30 ग्राम का लक्ष्य रखें। ओके। पांचवा, भूमध्य सागरी प्रेरणा। वो आहार संतुलन और गुणवत्ता का अच्छा उदाहरण है, जिसमें पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन शामिल है। और आखिरी, छठा, सिर्फ पोषण नहीं, खाने का सामाजिक और मानसिक पहलू, खुशी, जुड़ाव, सकारात्मक सोच, ये भी उतना ही जरूरी है। बहुत बढ़िया, एकदम साफ और एक्शन लेने लायक पॉइंट्स है। ये समझना बहुत जरूरी है कि उम्र बढ़ने का मतलब लाचारी या कमजोरी स्वीकार करना नहीं है। सही पोषण और खास तौर पर पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन हमें लंबे समय तक मजबूत, सक्रिय और जिंदा दिल बनाए रखने में एक गुप्त हथियार की तरह काम कर सकता है। तो ये थी प्रोटीन और स्वस्थ उम्र बढ़ने पर हमारी आज की गहरी बातचीत फिट फैक्ट्स विद अनमोल पर। उम्मीद है इसने आपको सोचने के लिए काफी कुछ दिया होगा, कुछ नए विचार दिए होंगे। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे किसी ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर साझा करें जिन्हें इससे फायदा हो सकता है। और हाँ, अगर आप इन रणनीतियों को अपना रहे हैं या अपनाने का सोच रहे हैं तो हमें सोशल मीडिया पर जरूर बताएं कि आपके अनुभव कैसे रहे, या कोई सवाल हो तो पूछें। और एक रिव्यू छोड़ना भी ना भूलें, इससे हमें और लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। विज्ञान पर आधारित पोषण और फिटनेस से जुड़ी और जानकारी और ऐसी ही गहरी बातचीत के लिए फिट फैक्ट्स विद अनमोल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जाने से पहले एक सवाल सबके लिए छोड़ जाती हूँ। अगर प्रोटीन खासकर बुजुर्गों के लिए इतना जरूरी है जैसा कि विज्ञान बता रहा है, तो हमारी खाने पीने की आदतों में, हमारी सोच में और सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेशों में इसे इतनी कम अहमियत क्यों दी जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक अपना प्रोटीन इंटेक सही रखें और एक चैंपियन की तरह उम्र बढ़ाते रहें।